हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो CDS का पेपर हुआ था अभी 2021 वाला, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी एक CDS का एस्पायरेंट हैं तो उसके लिए आपको यदि प्रिपरेशन करनी है तो यू मस्ट सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चंस तो नहीं आते बट कंसेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम 15 सवाल करेंगे, 1 से लेकर 15 सवाल, और उसके पीछे के जो ट्रिक्स हैं वो भी आपको बताऊंगा, और जो कंसेप्ट है ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आने वाले टाइम में और भी अच्छा कंटेंट हम यहाँ पर CDS के लिए, स्पेशली फॉर द CDS एस्पायरेंट्स, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर आएंगे और मेरे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं क्वेश्चन, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और फिर ऑप्शन के साथ में आप चाहें तो खुद भी यदि स्क्रीन पॉज करके उससे सॉल्व करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बाकी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर 1 दोस्तों यहाँ पर है कि एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है, और सवाल में ये बोला गया है कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि कार प्रोड्यूस करती हैं और उनका डाटा हमारे पास गिवन है। और सवाल हमसे सिंपल इतना सा पूछा है, परसेंटेज का सवाल है, इन विच ऑफ द कंट्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कार हैज़ इंक्रीज्ड बाय मोर देन 50% और इक्वल टू 50% इन द ईयर 2016। 2016 में 2015 के मुकाबले कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो 50% या उससे अधिक हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक परसेंटेज का सवाल है, बट इसमें भी यदि आप कैलकुलेशन घुसाने की कोशिश करेंगे देन यू विल बी इन ट्रबल। आपको पता होना चाहिए कि हाउ स्मार्टली कैन यू सॉल्व द परसेंटेज, क्योंकि यदि आप परसेंटेज को भी प्रॉपर फॉर्मूले के साथ में करेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यदि हम इसमें देखते हैं 35 से 38 हुआ, ठीक है, 50% का मतलब होता है 1/2, 50% होता है, सॉरी ये हमसे 5% पूछा है, 5%। ठीक है, तो 5% क्या होता है, 10% का आधा होता है। ठीक है, 10% का आधा होता है, तो हम पहले 10% निकालेंगे फिर इसको हाफ करेंगे। ठीक है, तो इसका यदि मुझे परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो इसमें कितना परसेंटेज का वृद्धि हुआ। ठीक है, यदि हम इसके 10% की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 3.5, इसका 10% कितना होगा 3.5 होगा, इसका 10% कितना होगा 3.5 होगा, और हमको चाहिए 5%। ठीक है, तो 5% कितना हो जाएगा 1.75। ठीक है, और क्या ये वैल्यू मतलब 5% यदि मैं इसमें जोड़ता हूं तो क्या ये वैल्यू 35, दैट इज 35 प्लस 1.75, 36.75, तो क्या इसका प्रोडक्शन उससे ज़्यादा हुआ है, ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मेंटली सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब पहला वाला आंसर करेक्ट है। यदि हम सेकंड की बात करते हैं तो इसका 10% कितना होगा 4.5, और 5% हो जाएगा 2.25। तो क्या इसका प्रोडक्शन भी 5% या उससे ज़्यादा है। तो यदि हम इसको देखते हैं 47, तो हमारे पास 45 में यदि मैं जोड़ता हूँ 2.25 तो 47.25, बट इसका जो आंसर है वो 47 है। इसका मतलब इसका जो प्रोडक्शन है वो 5% से कम हुआ है, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसमें प्रोडक्शन 5% या उससे ज़्यादा नहीं है। थर्ड की बात करते हैं तो इसका 10% आएगा 4.4 और इसका आएगा 5% 2.2, और यदि मैं इसमें कैलकुलेट करता हूँ 88 में जोड़ता हूँ तो कितना आना चाहिए 90.2, बट ये उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन ए और सी करेक्ट है। और यदि हम इसको आगे भी सॉल्व करना चाहें तो इसका 10% होगा 7.5 और इसका 5% होगा 3.75, और यदि मैं इसमें 75 जोड़ता हूँ तो 78.75, बट कितना परसेंटेज हो रहा है 79, प्रोडक्शन कितना 79। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सी डी, इसमें 5% से ज़्यादा की इंक्रीमेंट हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है। और लास्ट और देख लेते हैं, इसका 10% आएगा 5.8 और ये हो जाएगा 2.9, और यदि मैं 5.8 जोड़ता हूँ इसमें 58 जोड़ता हूँ तो 60.9, तो एग्जैक्टली कितना परसेंट इंक्रीज है, ये 5% इंक्रीज है, बिकॉज यहाँ पर 69 और 60.9 सेम टू सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर
जो ऑप्शन नंबर ई है वहाँ पर भी जो है जो परसेंटेज है वो 5% से ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास विकल्प जो है वो ACDE, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप देख पा रहे होंगे कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इस तरह से यदि आप सोचेंगे परसेंटेज को इजीली कैसे कर सकते हैं, देन आप चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप ये वाला फॉर्मूला लगाते कि यहाँ पर कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ, फिर 35 करते, फिर 100 करते, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 10%, 5%, 15%, 20% किस तरह से निकालें ये आपको टिप्स पे होना चाहिए। चलिए सवाल नंबर सेकंड की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी एक तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन का ही सवाल है और उसमें भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ये टेबल आपको दे रखी है क्वेश्चन पेपर में और सिंपल आपसे पूछा है सवाल नंबर 2 में कि कितने ऐसे बच्चे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, जिन्होंने 50% या उससे ज़्यादा अंक अर्जित किए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 हैं और जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है वो 80 हैं, ठीक है। 80 में से 50% कितना होता है भाई? 80 का 50% कितना होता है? 1/2 दैट इज 40। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 40 या उससे ज़्यादा अंक या फिर मार्क्स गेन करेंगे। तो यदि हम 40 को देखते हैं तो 40 मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंक्लूसिव टाइप की है, मतलब 40 जो है वो इसी में इंक्लूड होगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ यदि हम बच्चे देखेंगे तो 13 और 10 23 और 13 36, तो 36 बच्चों के ऐसे मतलब 36 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 40% या 40 नंबर से ज़्यादा नंबर गेन करेंगे। तो यदि हम इसकी बात करेंगे 36 जिन्होंने मतलब 50% 40 नंबर आए हैं 50% या उसके बराबर है, तो आउट ऑफ टोटल 90 सो इट विल बी 40%। तो 40% दोस्तों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 50% या उसके बराबर अंक जो है वो हासिल किए हैं, 50% से ज़्यादा या उसके इक्वल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट था। चलिए सवाल नंबर सी की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा और सिंपल सा एक डेटा दे रखा है, उसका हमें मीडियन पता करना है, ठीक है। 2 3 -1 2 6 8 9। तो बहुत छोटा सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्लास 10th 9th के बच्चे भी इसको कर लेंगे। सिंपल सा है कि हमें इसका मीडियन पता करना है। तो मीडियन जब भी आपको पता करना है तो आपको नंबरों को या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो यदि हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं तो -1 के बाद फिर 2 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 6 8 9, ठीक है। 3 तो 5 7 3 5 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यदि आप ये जोड़ेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है डिवाइड करेंगे तो तब भी आप थोड़ा सा टाइम अपना ज़्यादा ले रहे हैं। सिंपल आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसका मीडियन कितना है 3, तो इसका मीडियन कितना है 3, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दे रखा है, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 का उत्तर बी है, जो कि यहाँ पर दे रखा है कि इसका जो मीडियन है वो 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा और हमसे सवाल सिंपल सा पूछा है सर ने कि वी हैव टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 कंपोजिट नंबर। शुरू के जो 10 कंपोजिट नंबर हैं उनका हमको अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी कंपोजिट नंबर्स की होनी चाहिए। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की तो इनके जो फैक्टर होते हैं 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ। और यदि हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की तो इनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि जो कितने ऐसे मतलब शुरू के जो 10 कंपोजिट नंबर है उनका मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर आपको क्या मिलता है, तो कुछ बच्चे इसको 2 लगा के कर देंगे तो डेफिनेटली उनका आंसर आ जाएगा। सबसे पहला कंपोजिट नंबर ना 1 होता है, ना 2 होता है, ना 3 होता है, 4 होता है, ठीक है। सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है। 4 के बाद हमको 6 मिलता है, फिर 8 मिलता है, 9 मिलता है, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 10 मिलेगा, 12 14 15 and 16
3 तो 5 और 7 9 16 के बाद 18, ठीक है। अब इनका हमको एवरेज पता करना बड़ा आसान है। 6 और 4 10 8 18 9 27 और 10 37 12 49 और 14 63 और 15 78 और 16 94 और 18 112 और 112 को किससे भाग लगाना है? 10 से भाग लगाएंगे तो 11.2 इनका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। और ये जो आई थिंक जो इसका ऑप्शन है गिवन है, यदि हम मैं ऑप्शन यहाँ पर मैंने नोट कर रखे हैं, ऑप्शन नंबर दैट इज डी यहाँ पर करेक्ट है 11.2। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। और सबसे जो पहला प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, अकेला ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन है वो भी 2 है। तो यदि आप ये सोचते हैं कि प्राइम नंबर 1 इज अ प्राइम नंबर देन यू आर मिस्टेकन। चलिए आगे बात करते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, और ये भी एवरेज का ही सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर 5 बच्चों के कुछ मार्क्स आए हैं 21 27 19 36 और 32, और उसके बाद सबको 5 नंबर का ग्रेस दे दिया गया दैट इज +5 सबके कर दिए गए हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि यदि हम किसी भी नंबर में मतलब एक एवरेज में कि सब में यदि कोई नंबर ऐड करते हैं तो पूरा का पूरा जो एवरेज है वो उसी नंबर से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यदि हम इसका एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं तो इसका एवरेज कितना आएगा 48 19 67 36 103 और 32 135 और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27। बट मैंने क्या बोला सबको 5 नंबर दे दिए गए, इसका मतलब उसका जो टोटल एवरेज है वो भी 5 से बढ़ जाएगा। तो जो नया एवरेज आएगा दैट इज न्यू एवरेज इट विल बी 32। नया एवरेज कितना आ जाएगा वो भी 5 से बढ़ के 32 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन जो है वो बी दैट इज 30। क्या हमने कहीं मिस्टेक करी है? इसका एवरेज 25 आ रहे थे, 21 और 27 48 19 67 और 36 103 और 32 135 135 को 5 से भाग लगाएंगे 27 और 5, ठीक है 32 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो 32 मतलब आंसर 32 है। चलिए सवाल नंबर 6 भी एक मीन का ही सवाल दे रखा है एवरेज का। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ P बी द मीन ऑफ M ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मान लो M ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कितनी है M, तो इनका मीन कितना है P। N ऑब्जर्वेशन का मान जो मीन है वो Q है। यदि हम M प्लस N का ऑब्जर्वेशन करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो इनका जो मीन है वो C है, इनका जो मीन है वो C है। तो हमसे कुछ कंडीशन यहाँ पर गिवन है कि कौन सी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यदि हम बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, और ये यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि जो P है वो Q से कम है, मतलब जो P की वैल्यू है वो Q से कम है, ठीक है। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो मान लेते हैं बड़ा सिंपल सा केस ले लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन M है, M और N अलग अलग है यहाँ पर, और चाहे तो एक साथ लेके भी कर सकते हैं बिकॉज ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये M और N अलग अलग है। और ये कंडीशन भी दे रखी है P मस्ट बी ग्रेटर देन P मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू Q। तो यदि हम बात करते हैं, मान लेते हैं हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं M ऑब्जर्वेशन मतलब 1 और 2 ले लेते हैं सिंपल, ठीक है 1 और 2। पहले वाले केस में 1 और 2 यदि मैं जोड़ता हूँ तो इनका एवरेज आएगा 1.5, ये होगी P की वैल्यू, ठीक है, ये होगी P की वैल्यू। और यदि हम N की बात करते हैं तो 0 + 1 और ये हो गया दैट इज 0.5 Q। इतनी बात समझ में आती है? कोई दिक्कत है? हमारी ये कंडीशन वैलिडेट नहीं हुई, P जो है वो Q से कम है। अब यदि हम इनको टोटल को ऐड करते हैं M और N मतलब इन चारों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 0 + 1 + 1 + 2 / 4। तो यहाँ पर जो मीन है इनका जो मीन है वो कितना आएगा 4/4 दैट इज 1। ये आ गई C की वैल्यू। तो हम ये देख पाएंगे जो C है वो C जो है वो किसके बीच में आएगा, मतलब Q से तो बड़ा आएगा और P से छोटा आएगा, ठीक है। C जो है वो यहाँ पर हम देख पाएंगे Q से बड़ा आएगा और P से छोटा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंडीशन हमेशा यहाँ पर वैलिड होगी। आप चाहे तो और भी नंबर्स के साथ अज्यूम कर सकते हैं और इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज P इज लेस देन इक्वल्स टू C लेस देन इक्वल्स टू Q, ठीक है।
तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, दैट इज यहाँ पर सी ऑप्शन। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उसके 3-4 सवाल हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में एक डाटा हमको गिवन था और ये जो डाटा है कुछ प्रोडक्शन की बात कर रहा था और यहाँ पर 2000 से लेके 2005 तक उस डाटा हमको गिवन था, तो उसी पर बेस्ड सवाल थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसने क्या पूछा है, विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड लीस्ट ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 2000 से लेके 2005 तक, सबसे कम जो है वो प्रोडक्ट कौन सा बना, ठीक है, 2000 से लेके 2005 तक। तो हम यहाँ सिंपल सा देख पाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दैट इज टाइप जो 3 है, जो टाइप 3 है वो सबसे कम प्रोड्यूस हुआ, तो इसका आंसर है टाइप 3। सवाल नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स डिफरेंस इन टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स इज मिनिमम। इनमें से कौन से ऐसे पेयर हैं जहां पर जो डिफरेंस है, जो टैबलेट प्रोड्यूस हुए हैं उनका सम मिनिमम है, ठीक है। तो यदि हम सिंपल सी बात करें तो डाटा आपके सामने मैंने लिख दिया है, आपको इनको सिंपल ऐड करना था। और यदि हम एडिशन के बेस पे बात करेंगे तो 2003 और 2005 का यदि हम टोटल की बात करते हैं तो इसमें सब ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब 7 का डिफरेंस है वो सबसे मिनिमम है, दैट इज यहाँ पर 2003 और 2005 की बात करते हैं। सवाल नंबर 9, रेशियो ऑफ परसेंटेज ड्रॉप इन द टोटल प्रोडक्शन इन 2004 एज कम्पेयर टू 1 में और 4 में यदि हम कंपेयर करते हैं तो 1 में 695 थे और 4 में 585, ठीक है, मतलब 2001 और 2004 में 695 से लेके 585, तो कितने का रिडक्शन हुआ, दैट इज डिफरेंस आया 110 का, कितने का 110 का। और टू द टोटल नंबर ऑफ 2000 एंड 2001, ठीक है, 2000 की हम बात करते हैं और 2001 की बात करते हैं, तो 2000 में 475 और 695, ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम डिफरेंस लेंगे तो 120 आएगा, ठीक है, 220 आएगा। तो इनका रेशो हमसे पूछा है, बड़ा आसान है, ठीक है, इनका रेशो, तो रेशो की यदि हम बात करेंगे तो 110/220 कितना आ जाएगा 1/2। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो हाफ, दैट इज ऑप्शन जो है वो सी यहाँ पर करेक्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करते हैं वो भी इसी से जुड़ा हुआ है और ये कह रहा है सवाल में, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ टाइप 1 इज मोर देन द सम ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप 3 एंड टाइप 4, ठीक है, टाइप 3 और टाइप 4 का यदि हम टोटल मिला दें और कौन सा ऐसा साल है जिसमें टाइप 1 जो है वो उनसे ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं टाइप 3 एंड 4, तो टाइप 3 एंड 4 की यदि हम बात करते हैं तो कितना है, दैट इज 1100 करीब 1116, ठीक है। तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 1116 से ऊपर कूद गया, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है 1125, इसका मतलब इसका उत्तर जो है वो टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 मतलब यहाँ पर 2003, 2003 में ऐसा हुआ है। इन विच ईयर, ओके, मतलब कौन से साल में, यदि हमसे पूछ रहा है कि साल के अंदर घुस के पूछ रहा है कि कौन से साल में टाइप 3 और टाइप 4 का जो प्रोडक्शन यदि हम टोटल मिलाते हैं वो टाइप 1 से कम है, तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो इनका कितना आएगा 200, तो यहाँ पर कितना प्रोडक्शन होगा 240, और बाकी हम देखेंगे 160 आएगा, ये बराबर है, ये ज़्यादा निकल जाएगा इससे, ये 135 ये बराबर है, और ये 180 ये भी बराबर है, और ये 192 ये इससे कम है। तो इसका मतलब 2003 में ऐसा वाक्य हुआ जब टाइप 1 जो है वो टाइप 3 और टाइप 4, दैट इज टाइप 3 और टाइप 4 से ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है 2003 में। तो ये दोस्तों डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 सवाल थे, 4 सवाल थे यहाँ से जुड़े हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ हम। तो सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, एक राइट ट्राइंगल गिवन है और उसकी साइड गिवन है, ठीक है। तो ये x -1 x -18, तो हमसे पूछा है इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होगा, ठीक है। यदि आपको दिमाग में कुछ नहीं आता, हिट एंड ट्राई नहीं समझ में आता, तो ऑब्वियसली बात है आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, और यदि आपको हिट एंड ट्रायल से आप ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं देन इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, दैट इज x²
x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 18 का होल स्क्वायर। अब बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, जो गलती अधिकतर करता है वो इसको सॉल्व करने के लिए लग जाता है, बट मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक टर्म को इधर ले आइए, आप एक टर्म को इधर ले आइए। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो एक टर्म आपकी बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 18 का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से हम देखेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2x माइनस 1 और यहाँ पर 1 बचेगा इक्वल्स टू a का स्क्वायर 324 और यहाँ पर माइनस का 36x, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर सिंपल सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस का 38x और ये जरा आपके 1 हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 325, ठीक है, प्लस का 325। अब 325 के ऐसे क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो ये आपको 38 ला के दे। तो क्या 1 इंटू 325 हो सकता है, फिर 5 के बाद 325 किससे डिवाइड होगा, दैट इज 3 से तो होगा नहीं, किससे होगा 5 से, 5 और 5 के बाद ये किससे डिवाइड हो सकता है, क्या 10 से होगा, 15 से, 15 तो 30 नहीं होगा, 25 से होगा, 25 से कम 25, ठीक है, 25 एकम 25 7 तो 13 इंटू 25, ठीक है, 13 इंटू 25। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा दैट इज x की जो वैल्यू है वो या तो 13 हो सकती है तो 25 हो सकती है। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x बराबर 13 और 25, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 13 तो नहीं हो सकता, बिकॉज 13 हम यदि माइनस करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में हो जाएगा, x कैन नॉट बी 13। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 25 है। तो यदि हम x की वैल्यू 25 लगाते हैं तो ये 24 हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7। तो ये ट्राइंगल होता है 7 24 और 25 का, 7 24 और 25 का। इसका मतलब हमें इसका पेरीमीटर निकालना था, तो सारी साइड हमको पता चल गई। तो 25 24 49 और 7 56, ठीक है 56। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है दैट इज जो पेरीमीटर आएगा वो 56 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, ये भी ट्राइंगल का ज्योमेट्री का सवाल है। कह रहा है ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल है ABC। अब इसमें दो इन्होंने पॉइंट लिए हैं M और N, और यहाँ पर ये बोला है AM बराबर दैट इज AM बराबर MN बराबर BN। ये हमको कंडीशन गिवन है दैट इज AM बराबर BN बराबर MM। ये कंडीशन यहाँ पर हमको गिवन है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है कि दो पॉइंट यहाँ पर इन्होंने लिए दैट इज P और Q, ठीक है, P और Q। तो PM इज पैरेलल टू BC एंड पैरेलल टू दैट इज QN। ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाती है, ठीक है, ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाती है। तो सवाल ये उठता है जो पूछने वाला है दैट इज PM प्लस QN की वैल्यू कितनी है। सवाल हमसे पूछा है दैट इज PM प्लस QN की वैल्यू कितनी है, ठीक है, PM प्लस QN की वैल्यू निकालनी है, PM प्लस QN। तो ये बात हमको पता है कि ये रेशो यदि ये तीनों साइड बराबर है तो इनका रेशो कितना होगा 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। तो और ये हमको दे रखा है ये 12 दे रखी है दैट इज BC कितना दे रखा है हमको 12, ठीक है। तो यदि आपको ये चीज़ें मैंने काफ़ी बार बता रखी है और आप प्रीवियस वीडियो को देख लेना कि यदि आपको साइड रेशो पता है तो आप बेस रेशो कैसे निकाल सकते हैं। तो लेट इट ये 0 होगा, भाई पॉइंट है तो 0 होगा, तो 0 प्लस 1 करेंगे ये 1 आएगा, और यहाँ पर 1 में फिर इसको 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में प्लस 1 करेंगे तो ये 3 आएगा, ठीक है। तो जो बेस का रेशो है दैट इज यदि हम बात करते हैं सवाल में ये पूछ लेता है MP NQ और BC का रेशो कितना होता, तो 1 2 3 होता, कितना होता 3 होता। बट हमसे सवाल में पूछा है इनकी वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू दोस्तों 12 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और यदि हम PM प्लस NQ की बात करते हैं तो रेशो वैल्यू कितनी है, रेशो वैल्यू ऑलरेडी 3 आ गई, और 3 की वैल्यू सवाल में 12 ही दे रखी है, ठीक है। यदि हम रेशो वैल्यू की बात करते हैं तो इनका रेशो कितना आएगा जुड़ के 1 और 2 3, और सवाल में 3 की वैल्यू 12 दे रखी है,
तो इस सवाल का उत्तर दोस्तों 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी जो है, सी जो ऑप्शन है दैट इज वहाँ पर गिवन है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है एक सर्कल है और सर्कल के 2 डायमीटर हैं। इस सर्कल के 2 डायमीटर है और ये बात आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर हमेशा कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है। तो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बी वो सेंटर होगा, ठीक है। और इन्होंने इनको ज्वाइन कर दिया, एसी को, बीसी को, बीडी को और एडी सबको ज्वाइन करवा दिया है। और ये हमसे कह रहा है यदि एंगल PAD 60 है, भैया ये एंगल यदि 60 है तो ये वाला एंगल कितना है BPD, ठीक है। दैट इज हमसे पूछा है BPD एंगल कितना है, ठीक है। BPD एंगल कितना है, तो बड़ा आसान सा है, आप इसमें 70 तरीके से सवाल को कर सकते हैं। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि यदि ये मान लो ये सेंटर से पास होगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यदि ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। यदि ये 60 है तो ये भी कितना होगा, ये 60 हो जाएगा। और यदि हम बात करते हैं यदि ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल ये 60 हो जाएगा। और बाय द लीनियर पेयर दैट इज BPD प्लस 60 की यदि हम बात करेंगे तो ये 180 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ से बात क्लियर हो जाती है, एंगल BPD कितना होगा, 120 डिग्री। तो इस सवाल का सही उत्तर 120 डिग्री, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन में गिवन है। चलिए सवाल नंबर 14 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर 2 ट्रायंगल बनाए गए हैं। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों की तीनों जो भुजा है वो सेम टू सेम है, इक्वल है। और एक ट्रायंगल बनाया गया BDC, ठीक है, BDC। तो BDC बनाया गया है, वो स्केलिन ट्रायंगल है। BDC क्या है, स्केलिन ट्रायंगल है। और हमसे पूछा है फाइंड द एंगल BDC, ये एंगल हमको पता करना है, ठीक है, फाइंड कर रहा है BDC। तो यदि सिंपल सा एक लॉजिक लगाए, और ये बात सबको पता होती है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री। और ये वाला एंगल टोटल ये भी 60 होगा, ये एंगल भी कितना होगा, 60 होगा। बट हमसे पूछा एंगल BDC। तो एक और बात, एक और थ्योरम आपको पता होना चाहिए, यदि एक सर्कल है और एक सर्कल में एक ट्रायंगल या फिर एक बेस के ऊपर कितने भी ट्रायंगल बने, एक बेस के ऊपर आप कितने भी ट्रायंगल बना लीजिए, वो बस सेम साइड पे होने चाहिए, मतलब सेम साइड ऑफ द कॉर्ड, एक ही तरफ होने चाहिए। तो जो एंगल बनते हैं वो सारे के सारे बराबर होंगे। क्या होंगे, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि भैया ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो इसका सही उत्तर 60 डिग्री, दैट इज यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। जो भी ऑप्शन है मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट 60 इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेशन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड हमको दे रखी है 4, 6 और 8, ठीक है। अब इन ट्रायंगल्स का वर्टेक्स मानते हुए हमने कुछ यहाँ पर 3 सर्कल बनाए, एक सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल, जो कि आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और इस सवाल में ये पूछा गया है कि यदि हम इनके रेडियस को, इन सर्कल्स के रेडियस को जोड़ते हैं तो कितना उत्तर हमारे पास आएगा, कितना आंसर आएगा, ठीक है। बड़ा आसान सा है। मान लेते हैं इसका रेडियस R1 है तो ये भी R1 होगा, इसका रेडियस R2 है तो ये भी R2 होगा, और इसका रेडियस R3 है तो ये भी R3 होगा, बिकॉज ये सेंटर है, ठीक है। बड़ा आसान सा है, आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हैं, और चाहे तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यदि मैं इनको जोड़ता हूँ, दैट इज इनको जोड़ के देखते हैं, AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। तो यदि हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ रही है निकल के, दैट इज 4, 6, 8, दैट इज 18।
इट विल बी 18। ए बी की वैल्यू कितनी है R1 प्लस R2, BC कितना है हमारे पास R1 प्लस R3 और AC कितना है R2 प्लस R3। यदि इनको ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 वो 18 है, तो यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3 इट विल बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो सवाल में यही हमसे पूछा गया था कि यदि हम इनके रेडियस का सम करते हैं तो कितना रिजल्ट आएगा। तो ऑप्शन जो है दैट इज आंसर नंबर जो 9 है, 9 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन आप देख लेना कौन सा अवेलेबल है, बिकॉज आई डोंट हैव ऑप्शन, मेरे पास सिंपल मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताना, कमेंट करना, एंड यदि अच्छी लगी हो तो डू लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले वीडियो में हम लोग जो 15 के बाद 16, 17, 20, 30 जितने भी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। और आपके लिए जो एग्ज़ाम है उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं, इवन मैथमेटिक्स के स्पेशली हम बात करें तो उसका सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और एक दिन ये कोशिश भी हमारी है कि चैप्टर वाइज भी आपको एक क्रिस्प रिवीजन करा दिया जाए, जिससे आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएँ। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।